एपिसोड 191 टू 200। अध्याय 191। क्या सोते समय वह एक उचित महिला जैसी नहीं थी। जी राजवंश। झाओमिंग अपनी पीठ के बल सीधा लेट गया और जी चेंग उसके बगल में सो रहा था। वह झाओमिंग की ओर मुंह करके करवट लेकर लेटा था और उसकी आंखें बंद थीं। उसकी सांसें सामान्य थीं और उसके चेहरे के भाव शांत थे, मानो वह सो रहा हो। झाओमिंग की आंखें खुली हुई थीं, उसने अपने हाथ अपने पेट पर रखे हुए थे और उन्हें कसकर पकड़ रखा था। यह उसके लिए पहली बार था जब वह किसी पुरुष के साथ एक ही बिस्तर साझा कर रही थी। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि वह घबरा रही थी कि इससे वह जाग जाएगा। जब जी चेंग ने निर्णय लिया कि वह एक रात उसके कक्ष में रुकेगा क्योंकि वह उसे अकेला छोड़ने से डरता था, तो उसने उसे भेजने की कोशिश की। लेकिन वह उसके कक्ष में एक रात रुकने पर अड़ा हुआ था। मुझे बेहोश होने का नाटक नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से इस चिपचिपे आदमी को मेरे कमरे में रुकने का मौका मिल गया और मैं उसे भगा भी नहीं सकती। तार्किक रूप से वह मेरा पति है, हालांकि मेरा नहीं बल्कि झाओमिंग का, लेकिन मैं उसके शरीर में हूँ, तो तकनीकी रूप से वह मेरा पति है। उसने बिस्तर की छतरी को घूरते हुए सोचा। ये सोचते हुए उसकी भौहें तन गईं। अगर उसने सिर्फ सोने के अलावा कुछ और करने की कोशिश की तो क्या होगा? अगर मैंने उसे मना कर दिया तो क्या वे मुझे मार डालेंगे? मैंने नाटकों में देखा है कि महल में औरतों को कोई अधिकार नहीं है। वे औरतों को कपड़ों की तरह बदल देते हैं। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? क्या मुझे भी उसे अपना शरीर देना होगा? ये बातें सोचते सोचते उसके माथे पर पसीना आ गया। ये जगह उसके लिए अजीब थी और उसके पास झाओमिंग की यादें भी नहीं थीं। यही कारण है कि उसे वातावरण से सामंजस्य बिठाने में अधिक कठिनाई हो रही थी, और जो कुछ बातें उसे याद थीं वे यहाँ शांतिपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। जब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी कठिन परिस्थिति में है तो उसने गहरी सांस ली। जब जी चेंग ने उससे कहा कि वह आज रात उसके साथ सोएगा तो उसने देखा कि उसके हाव भाव अच्छे नहीं थे। जब उसने देखा कि किस तरह से उसे डांटने की कोशिश की जा रही थी तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। लेकिन वह उसके साथ रहने पर अड़ा रहा, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा समय बिताकर वह अपने रिश्तों की समस्याओं को सुलझा सकता था। वह बिस्तर के कोने में सोती थी जो दीवार से जुड़ा हुआ था। उसने देखा कि वह उनके बीच दूरी पैदा करने की कोशिश कर रही थी। वह पीठ के बल सीधी लेटी हुई थी, दोनों हाथ आगे की ओर जोड़े हुए। सोने के लिए उसकी मुद्रा थोड़ी असहज थी, लेकिन वह आराम से लेटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि वह ठीक है, इसलिए वह उनके बीच की दूरी कम करने के लिए करवट लेकर सोता था और रात में उसका चेहरा देख सकता था। उसने अपनी आंखें बंद रखने और सांस सामान्य रखने की कोशिश की जबकि वह सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी भारी सांसों और आहों के कारण उसके लिए सोना असंभव हो गया। कमरा शांत था और सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज़ आ रही थी। उसके लिए सामान्य रूप से सोने का नाटक करना मुश्किल हो रहा था। उसने उसका चेहरा देखने के लिए अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह उसे देखता ही रह गया। वह शरीर को अकड़ाए हुए छत की ओर देख रही थी और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसने महसूस किया कि वह उसके बगल में सोने से घबरा रही थी। उसने देखा कि रात के अंधेरे में उसकी त्वचा चमक रही थी। चूंकि रात का समय था इसलिए उसने फैंग जू को लालटेन बुझाने का आदेश दिया था, इस वजह से कमरे में पूरा अंधेरा था। हालांकि वह इस अंधेरे में उसे स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस अंधेरे में उसकी सफ़ेद त्वचा चमक रही थी क्योंकि उसने उसकी भारी सांसें और उसकी आहों की आवाज़ें देखी जो इस अंधेरी गर्मी की रात में बहुत कामुक थीं। घबराहट में उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। वह उसे गले लगाकर सोना चाहता था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसने यह विचार अपने मन से निकाल दिया, क्योंकि वह ऐसा कोई जोखिम नहीं उठा सकता जिससे वह उससे और अधिक नफरत करने लगे। उसने आह भरते हुए पलटकर उसकी ओर पीट करके सो गया। आधी रात को वह उसकी ओर पीट करके करवट लेकर सो रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें चौंक कर खुल गईं। उसने नीचे अपने हाथ की ओर देखा जो उसकी कमर पर कसकर बंधा हुआ था। अल्पविराम। बिस्तर पर लेटे लेटे छत को देखते हुए आखिरकार उसे नींद आ गई। वह पूरे दिन की थकी हुई थी क्योंकि भोज में शामिल होना बहुत थका देने वाला था। झाओमिंग की सोने की आदतें खराब हैं। वह अपने हाथों और पैरों को नियंत्रण में रखकर पीठ के बल सीधे नहीं सो सकती। जब जी चेंग झाओमिंग की ओर पीट करके आराम कर रहा था तो उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसकी कमर के चारों ओर लपेट दिया। जी चेंग उसकी अचानक कार्रवाई से चौंक गया। इतना ही नहीं, उसने अपना शरीर उसके करीब लाकर अपना चेहरा उसकी पीठ से सटा दिया, जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। जी चेंग का शरीर कांप उठा जब उसने अपना चेहरा उसकी पीठ पर टिका दिया। जैसे ही उसने अपनी पीठ पर उसके स्तनों को महसूस किया, उसकी सांसें तेज हो गईं। जी चेंग के लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसने उसके हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपना एक पैर उसके ऊपर रख दिया तो वह चौंक गया। उसने अपना पैर उसके ऊपर रख दिया और उसके करीब आ गई। जी चेंग कुछ भी नहीं बोल सका क्योंकि उसने चुपचाप उसका पैर हटाने की कोशिश की, लेकिन इसे हटाने के बजाय उसने सोने के लिए बेहतर मुद्रा पाने के लिए अपना पैर थोड़ा सा हिलाया। वह लगभग डर के मारे उछल पड़ा जब उसका पैर उसके छोटे भाई से टकराया। उसे डर था कि कहीं वह उसके छोटे भाई को नींद में लात न मार दे, क्योंकि वह चुपचाप सोने वाली नहीं थी बल्कि नींद में काफ़ी आक्रामक हो जाती थी। उसका पैर उसके छोटे भाई के पास था और वह उसे इधर उधर हिला रही थी। उसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए पूरी इच्छाशक्ति लगा दी। यह पागलपन की बात हो रही थी क्योंकि वह कुआं की तरह उससे चिपकी हुई थी। वह अपनी पीठ पर उसकी तपती सांसों को महसूस कर सकता था। सांस लेते हुए उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपना मुंह खोला लेकिन आवाज़ न करने के लिए उसे हाथों से ढक लिया। वह उसे नींद से न जगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह सोते हुए कब से इतनी बेढंगी हो गई? क्या सोते हुए वह बिल्कुल औरत जैसी नहीं थी? क्या याददाश्त कम होने से नींद की आदतें भी प्रभावित होती हैं? क्या कोई इंसान जिंदगी भर की कड़ी ट्रेनिंग पलक झपकते ही भूल सकता है?
वह उसके अजीब व्यवहार पर सोच रहा था, मानो कहीं और देख रहा हो। जब उसने अपना हाथ उसकी छाती पर फिराया तो वह आह भर गया। अध्याय 192 नर्म और कोमल चिकन। जी राजवंश। सुबह एक नौकरानी शियाओली के कक्ष में दौड़ती हुई आई। श्रीमती, मुझे आपसे कुछ कहना है। जियाओली, जो अपने बाल बनवा रही थी, दरवाजे की ओर देखती है जहां लड़की जोर जोर से हाँफ रही थी। उसके अचानक आने से वह परेशान होकर भौहें चढ़ाने लगी। क्या ऐसी कौन सी बात है जो इतनी महत्वपूर्ण है कि तुम मुझे सुबह सुबह बताने आए हो? सुबह का समय था, वह तैयार हो रही थी। उसने अभी नाश्ता भी नहीं किया था और एक लड़की उसे परेशान करने आ गई। जियाओली को झाओ मिंग की तरह सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। जब तक वह उठती है तब तक सूरज चढ़ चुका होता है और लोग काम के लिए इधर उधर जा रहे होते हैं। वह आराम से अपना जीवन बिताती है जबकि झाओ मिंग महल का सारा काम संभालता है, हरम के प्रबंधन से लेकर महारानी डोवगर की ज़रूरतों को पूरा करने तक। जो नौकरानी उसके कमरे में दौड़कर आए वह वही नौकरानी थी जिसे उसने झाओ मिंग पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया था। वह जानना चाहती थी कि उसके चैम्बर में क्या हो रहा है, इसीलिए उसने अपने लोगों को वहां नियुक्त किया है। लड़की, जो भारी सांस ले रही थी, ने गहरी सांस लेने की कोशिश करते हुए जल्दी से कहा, श्रीमती, मैं अभी कमल मंडप में गई थी। मुझे पता चला कि महामहिम ने कल रात महारानी कक्ष में बिताई है। अपनी बात पूरी करते हुए उसकी आवाज़ धीमी हो गई। जियोली ने लड़की की ओर देखा और उसे घूरने लगा। आपने क्या कहा? महामहिम झाओमिंग के साथ कमल मंडप में रुके थे। उसने धीरे धीरे अपने शब्द कहे और हर एक शब्द पर जोर दिया। ये सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया। जी चेंग को झाओमिंग के कमरे में गए हुए बहुत समय हो गया था। जियोली ने कभी भी जी चेंग को अपने चैम्बर में झाओमिंग से मिलने नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी और वह कुतिया उसे अपने बिस्तर में आने के लिए बहका सकती है। उसके बाद महामहिम हमेशा झाओमिंग के कक्ष में जाएंगे और उसे भूल जाएंगे। हालांकि जी चेंग ने कभी भी जियाओली के साथ एक रात नहीं बिताई, लेकिन वह झाओमिंग को भी उसके साथ समय बिताने नहीं देगी। उसने उसे अपने पास आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके बीच मतभेद पैदा करने के लिए उसने झाओमिंग के खिलाफ साजिश रची और उसे अंगरक्षक के साथ मिला दिया। महल में महारानी द्वारा सम्राट को धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है जो एक महारानी कर सकती है। इस अपराध की सजा मृत्युदंड है, लेकिन जी चेंग ने अंगरक्षक को विद्रोही बताकर झाओमिंग को इस सजा से बचा लिया। ये वो नतीजा नहीं था जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। उसने उसकी योजना बिगाड़ दी और अब वो उसके साथ रात बिताने चला गया। लगता है ये झाओमिंग अपनी जगह भूल रही है। मुझे उसे फिर से उसकी जगह दिखानी होगी ताकि वो फिर से इस तरह मेरे खिलाफ न जाए। उसने बुदबुदाते हुए अपनी हथेलियों को मुट्ठी में कस लिया। उसने अपना ऊपरी वस्त्र पहना और अपनी नौकरानियों के साथ झाओमिंग के कक्ष में चली गई। झाओमिंग को गर्मी लग रही थी क्योंकि वहां कोई एयर कंडीशनर नहीं था और उसकी तरफ से निकलने वाली गर्मी से उसे पसीना आने लगा। सोते समय वह पसीना पोंछने के लिए अपनी गर्दन रगड़ती थी। उसके बाद जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसे अपने पास कुछ अजीब और मजबूत चीज़ महसूस हुई। नींद में उसने आंखें खोलने की जहमत नहीं उठाई और अपना सिर उठाकर एक मजबूत और ऊंचे तकिए पर रख लिया। ये तकिए बहुत सख्त और नीचे की ओर थे। इन तकियों पर सोते समय उसे असहजता महसूस होती थी। वह आरामदेह स्थान पाने के लिए उसमें दुबक गई और सोती रही। अल्पविराम। जी चेंग को आखिरकार भोर में थोड़ी नींद आ गई क्योंकि वह पूरी रात बहुत ज़्यादा हिलती रही। उसकी टांगें उसके शरीर के संवेदनशील हिस्सों से टकरा रही थीं और काफ़ी देर तक उसे नियंत्रित करने के बाद जब उसने उसे जगाने की कोशिश की तो वह नहीं जागी। वह लकड़ी की तरह सो गई। अंततः उसने हार मान ली और उसे पूरी रात जागना पड़ा। जब वह आखिरकार सुबह सो गया तो वह फिर से हिलने लगी। नींद में वह उसकी छाती थपथपाती और उसके शरीर पर हाथ फेरती। उसके स्पर्श से वह सिहर उठा। उसके ये हल्के स्पर्श उसे पागल कर रहे थे। किसी पुरुष के लिए इन उत्तेजक क्रियाओं को नियंत्रित करना आसान नहीं होता, खासकर सुबह के समय जब वह सबसे अधिक संवेदनशील होता है। जैसे ही वह अपना हाथ उसके शरीर पर घुमाती है वह अचानक उसके आलिंगन में सिमट जाती है। फिर वह अपना हाथ उठाती है और उसकी छाती पर लेट जाती है। वह हक्का बक्का होकर उसकी ओर देखने लगा। उसकी सोने की स्थिति बहुत जटिल थी। उसका सिर उसकी छाती पर टिका हुआ है जबकि उसकी एक बांह उसकी कमर पर लिपटी हुई है, जबकि उसका एक पैर उसके पैरों पर रखा हुआ है। संक्षेप में, वह उसके जाल में फंस गया था। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था क्योंकि वह लगभग उसके ऊपर सो रही थी। उसने उसका पैर हटाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपना पैर जरा भी नहीं हिलाया बल्कि उसे अपनी जगह पर कसकर पकड़े रखा। सोते हुए वह अपने होंठ चाटती रही और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसने अपनी छाती पर उसके द्वारा फैलाई गई गंदगी को देखा और आह भरी। सपने में उसे फ्राइड चिकन, कोला और पास्ता खाने का सपना आ रहा था। ये सब उसके पसंदीदा थे पर वो इन्हें यहाँ नहीं खा सकती थी। उसने अपना सिर पीछे की ओर खींच लिया और आशा व्यक्त की कि वह शीघ्र ही जाग जाएगी। लेकिन अचानक वह उसके चेहरे की ओर झुकने लगी। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं पर उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर झुक गई। जब वह उसके पास पहुंची तो उसके नम गुलाबी होंठ उभरे हुए थे। वह एक पल के लिए उसकी महत्वाकांक्षी हरकत से चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह सो रही है या नहीं। दूसरी ओर झाओमिंग एक सपना देख रही थी जिसमें एक बड़ी मुर्गी उसकी पहुंच से दूर भाग रही थी। उसने उसे पकड़कर खाने की कोशिश की लेकिन वह आगे बढ़ गया, इसलिए वह उसे पूरा खाने के लिए पीछे झुकी। तले हुए चिकन को खाने के विचार से ही उसका मुंह सूख रहा था। वह अपने होंठ चाट रही थी और चिकन के स्वाद से उसके मुंह में पानी आ रहा था। वह बड़े कुरकुरे तले हुए चिकन के पास जाते हुए अपने होंठ चाटने लगी। तभी अचानक किसी मुलायम चीज़ ने उसकी नाक को छुआ। वह रुक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी नाक किस चीज़ से टकराई थी। जब उसकी नाक किसी नरम चीज़ से टकराती है तो वह अपना सिर झुकाकर आगे झुक जाती है। वह इतना मुलायम था कि उसे झुंझुनी सी महसूस हो रही थी। वह उससे खेलने लगी और बार बार अपनी नाक से उसे कुतरती रही।
सपने में उसे चिकन मिला, लेकिन वह मुलायम और कोमल था और उसकी खुशबू लाजवाब थी। सपने में उसकी नाक गलती से मुर्गे से छू गई, इसलिए वह चिकन खाने के लिए झुकते हुए उत्सुकता में अपना निचला होंठ काट लेती है। चिकन इतना गर्म था कि उसे उसमें से निकलती गर्मी का एहसास हो रहा था। वह इस चिकन को ऐसे नहीं खाना चाहती क्योंकि यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा, इसलिए वह चिकन को खाने के बजाय अपनी जीभ से चाटती है। चिकन नर्म और कोमल था और इसका स्वाद अजीब था। इसका स्वाद तीखा क्यों नहीं है? इसका स्वाद थोड़ा मीठा है। क्या हो रहा है? उसने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि चिकन का स्वाद अजीब लग रहा था। जब उसने चिकन का स्वाद चखा तो उसकी भौहें तन गईं। अचानक एक शोर हुआ जिससे वह चौंक गई और उसकी आंखें खुल गईं। टकराना, अध्याय 193। मैं उस कुतिया को नहीं छोड़ूंगा। जी चेंग को तब आश्चर्य हुआ जब वह अचानक झुकी और उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपना सिर झुकाते हुए अपने होठों को चाटा और काटा। जब उसकी नाक अचानक उसके होठों से टकराई तो वह स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे इस पल का आनंद लेना चाहिए या उसे जगह देना चाहिए। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह उसे वह करने देगा जो वह करना चाहती है। यद्यपि उसकी हरकतें धीमी और घटिया थीं, लेकिन वह इस पल की उम्मीद कर रहा था। वह अपनी नाक उसके होठों पर लगाकर उसे सूंघती है, जैसे वह कुछ सूंघने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे के भाव कोमल और सौम्य थे जब उसने कहा, आह मेरा चिकन। उसने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसने उसकी बातें सुनी तो वह रुक गया। चिकन, वो मुझे चिकन समझ रही थी। क्या चिकन मुझसे ज्यादा स्वादिष्ट है? अहम मतलब मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण। वो उसकी कल्पना से हक्का बक्का रह गया, लेकिन जब उसने अचानक अपनी जीभ से उसके होठों को छुआ तो वह स्तब्ध रह गया। सपने में वह नर्म और कोमल चिकन को चाटकर उसका तीखापन चख रही थी, लेकिन हकीकत में वह उसके नर्म और कोमल होंठ चाट रही थी। जब उसने ये साहसिक कदम उठाया तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके हाथ जो हवा में जमे हुए थे उसे सहारा देने के लिए धीरे से उसकी पीठ पर रख दिए। वह जानता था कि वह नींद में है। वह भी एक सज्जन व्यक्ति बनकर उसे जगाना चाहता था। वह उसका इस तरह फायदा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन वही उसका फायदा उठा रही थी। वह तो बस उसके कार्यों का अनुपालन कर रहा था। ये बात ध्यान में रखते हुए उसने अपने होठों को थोड़ा सा अलग किया और अपना मुंह खोल दिया। वह उनके बीच सबसे प्रतीक्षित चुंबन की प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी शादी की रात के बाद ये पहली बार होगा जब वे एक दूसरे के इतने करीब होंगे। इस विचार से उसका शरीर कांप उठा। झाओमिंग की भौहें तन गईं क्योंकि उसे चिकन का स्वाद अजीब लगा। यह मसालेदार और कुरकुरा नहीं, बल्कि नर्म और थोड़ा मीठा है। लेकिन उसने इसे फिर से चखने का फैसला किया। इस बार वह उसे चूस कर उसका स्वाद लेना चाहती थी। वह उसे खाना चाहती थी, लेकिन बाद में खाने के लिए बचा कर रख रही थी। सपने में उसे सिर्फ चिकन का एक टुकड़ा मिला, इसलिए वह उसे बाद में खाना चाहती थी। उसने अपने होंठ भींच लिए और चिकन चूसने के लिए फिर से झुकी। दूसरी ओर जी चेंग की आंखें खुली हुई थीं क्योंकि वह उसे होठों को फुलाए हुए झुकते हुए देख रहा था। उसके गुलाबी गाल फूले हुए थे और वह मुंह बना रही थी। उसने उसके गालों को चुटकी काटने की इच्छा को नियंत्रित किया। उसे वह बहुत प्यारी लगी क्योंकि वह एक ही समय में बोल्ड और मासूमियत से पेश आ रही थी। कौन नींद में किसी पुरुष को चूमता है? उसे राहत मिली कि उसके बगल में बैठा पुरुष वही था। वह उसे अजीब जगहों पर सुलाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि अब वह जानता था कि वह लकड़ी की तरह सोती है और सोते समय उसकी आदतें अजीब हैं। किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य के साथ सोना उसके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि कोई भी उसके जितना नियंत्रित नहीं होगा। कोई भी पुरुष उसके साहसिक कार्यों के सामने खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। वह कोई कदम नहीं उठा रहा था। वह बस उसे वही करने दे रहा था जो वह चाहती थी। वह तो बस उसे अपनी इच्छाएं पूरी करने दे रहा था। बस पत्नी की इच्छा पूरी करना पति का कर्तव्य है। वह तो बस पति का कर्तव्य निभा रहा था। वह इन बहानों के पीछे अपना अपराध छुपाता है। जैसे ही वह चिकन का तीखापन चूसने के लिए झुकी, उसने अपने होंठ थोड़े से खोले। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसके अगले कदम का इंतजार करने लगा। इस उम्मीद में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, तभी अचानक एक तेज आवाज हुई जिससे वह चौंक गई और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। टकराना, चैम्बर का दरवाजा खुल गया जिससे झाओमिंग चौंक गई जो अपने सपने में तल्लीन थी। जियाओली इस बात से बहुत नाराज थी कि जी चेंग उस कुतिया झाओमिंग से मिलने के लिए भोज से जल्दी निकल गया। इतना ही नहीं, वह कमल मंडप में ही रुक गया। रात में उनके बीच क्या हुआ होगा, ये सोचकर उसका खून खौल रहा था। झाओमिंग के कक्ष में जाने से पहले वह महारानी डोवगर के पास गई। जब जियाओली इतनी सुबह पहुंची तो वेंजू को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उसे अंदर आने दिया। जियोली अंदर आया और अभिवादन के रूप में उसके सामने थोड़ा झुका। वेंजू ने सिर हिलाया और उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? जियोली के चेहरे पर जी चेंग की बाहों में झाओमिंग के विचार से चिंता की लकीरें उभर आईं। यदि किसी भी तरह से झाओमिंग गर्भवती हो गई तो हरम में उसकी स्थिति कम हो जाएगी और दोमुही महारानी डोवगर अब उसका पक्ष नहीं लेगी। उस समय उसका उत्तराधिकारी उसके लिए सबसे मूल्यवान हो जाएगा, इसलिए वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती और महल में अपनी शक्ति कम नहीं होने दे सकती। जियाओली ने चिंता भरी आंखों से वेंजू की ओर देखा। माँ, हमें बहन से मिलने उसके कमरे में जाना चाहिए। मैंने सुना है कि वह कल बीमार हो गई थी और बेहोश भी हो गई थी। अगर हम मुश्किल समय में उससे मिलने नहीं गए तो वह सोचेगी कि हम उससे नफरत करते हैं। उसने इस अंदाज में कहा कि उसे सचमुच उसकी सेहत की परवाह है। नौकरानी ने उसे बताया था कि झाओमिंग कल बेहोश हो गए थे और यही कारण है कि महाराज ने रात वहीं रुकने का फैसला किया। जियोली को यकीन था कि झाओमिंग ने उसे रात भर रुकने के लिए बीमार होने का नाटक किया होगा। वेंजू के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर उदासी छा गई। जियोली, तुम सुबह सुबह उस बदतमीज लड़की के बारे में क्यों बात कर रही हो? अगर वह अपने बड़ों का सम्मान नहीं करती तो मुझे भी उससे मिलने की जरूरत नहीं है। और उसने कल रात भी तुम्हारा अपमान किया।
मैं जानता हूं कि तुम दयालु हो, लेकिन तुम दूसरों को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दे सकते। वो बीमार होने का नाटक कर रही होगी, उसे रहने दो, मुझे परवाह नहीं कि वो मरती है या नहीं। इधर आओ, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा, चलो साथ में खाते हैं। उसने पास आने का इशारा करते हुए कहा। जियोली खुश थी कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह जीवित है या नहीं। उसने असहाय भाव से वेंजू की ओर देखा और कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें बहन के कक्ष में जाना चाहिए। जब महामहिम कल रात भोज से कमल मंडप में गए थे तो वे पूरी रात वहीं रहे। वह रात शब्द पर जोर देना नहीं भूली। वेंजू ने उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या जी चेंग रात भर लॉर्ड्स पवेलियन में रुकी क्योंकि वह बेहोश हो गई थी? हाँ, उसने अविश्वास में कहा। जियाओली मन ही मन मुस्कुराए और बोली, माँ, मुझे चिंता है कि महामहिम सोचेंगे कि हमने बहन को परेशान किया है, इसलिए वह बीमार हो गई। मुझे बहुत चिंता है कि आज के बाद वह मुझसे नफरत करने लगेंगे। बहन कल बहुत परेशान लग रही थी, इसीलिए उसने कल मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। वो मुझसे नाराज़ होगी। मुझे सच में नहीं पता कि मैंने उसके साथ क्या बिगाड़ा है। मैं उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ, पर पता नहीं वो मुझे अपनी बहन क्यों नहीं मान पा रही है। बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप उठी और आंसू की एक बूंद उसके गालों पर आ गिरी। वो किसी ऐसे इंसान की तरह लग रही थी जिसके साथ अन्याय हुआ हो। उसने बातें इस तरह गढ़ने की कोशिश की कि झाओ मिंग एक चुगलखोर बन जाए जो हमेशा दूसरों के बारे में बोलता रहता है। वेंजू का चेहरा काला पड़ गया। अगर झाओ मिंग उनके पीठ पीछे कुछ बोलेगा तो सबसे पहले वेंजू की शिकायत करेगी। उसे डर था कि कहीं वो उसके लिए बुरी बातें न कर दे। भोज में भी जी चेंग उसके साथ अलग व्यवहार कर रहा था, इसलिए उसे चिंता थी कि झाओ मिंग जी चेंग को उसके खिलाफ कर देगा। जैसे ही उसने कुर्सी के साइड हैंडरेस्ट पर अपना हाथ पटका, उसके माथे पर कुछ रेखाएं उभर आईं। वह घटिया लड़की, उसने जी चेंग के सामने मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे की? उसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ जाने के लिए कैसे मजबूर किया? मैं उस कुतिया को नहीं छोड़ूंगी। वह गुस्से में दहाड़ी। जियाओली के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान उभर आए। इस बुढ़िया को बहकाना बहुत आसान है। सच में इसमें दिमाग ही नहीं है। हाँ, पता नहीं ये महारानी कैसे बन गई, लेकिन उसके मेरे साथ होने से झाओ मिंग को महल से बाहर निकालना आसान हो जाएगा और मैं अगले उत्तराधिकारी को जन्म देने के बाद जी राजवंश की अगली महारानी बन सकती हूँ। उसने वेंजू की ओर देखा जो गुस्से में भड़क रही थी और उसे एक असहाय नज़र से देखा। अध्याय 194 क्या हो रहा है? वेंजू की बातें सुनकर जियाओली हंस पड़ी। हाँ, अब मैं झाओ मिंग को देखूंगी, आज तुम खुद को कैसे बचाओगे? वेंजू गुस्से से उसके कमरे से बाहर निकल गई तो उसने धीरे से कहा। उसके बाद जियोली जल्दी से उसके पीछे चला गया। जब वे कमल मंडप में पहुंचे तो उन्होंने झाओ मिंग के कक्ष के बाहर फैंगजू और अन्य गार्डों को देखा। वेंजू का खून खौल उठा जब उसने उन्हें झाओ मिंग के कमरे के बाहर देखा। ये बेवफा मेरे बेटे के कान मेरे खिलाफ भर रही होगी। हम्फ, उस बेशर्म कुतिया से और क्या उम्मीद की जा सकती है? जब जियाओली ने वेंजू को झाओ मिंग को कोसते हुए सुना तो वह धूर्ता से मुस्कुराए। दोनों लोग चैम्बर के प्रवेश द्वार तक चले गए। फैंगजू और अन्य पहरेदारों ने उनका स्वागत किया। उनके अचानक आने से वे आश्चर्यचकित थे। लूशी भी दरवाजे के पास खड़ी थी क्योंकि फैंगजू ने उसे कमरे में जाने नहीं दिया। वह तो बस वही कर रहा था जो जी चेंग ने उसे आदेश दिया था। उसे किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं थी जब तक कि महामहिम खुद किसी को न बुलाएं। उसे ये भी डर था कि कहीं वह कुछ अनुचित न देख ले, इसीलिए उसने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। और लूशी के बारे में वह नहीं चाहता कि उसकी जैसी छोटी मासूम लड़की कुछ भी अनुचित देखे। वह उसकी मासूमियत को बर्बाद नहीं करना चाहता। बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले से ही सुरक्षित रहें, क्योंकि कल रात का माहौल देखकर उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। वह जी चेंग के चेहरे पर घबराहट देख सकता था। वेंजू और शियाओली ने फैंगजू के अभिवादन के जवाब में सिर हिलाया और वेंजू ने उसे आदेश दिया, दरवाजा खोलो, मैं महारानी से मिलने आया हूँ। फैंगजू बोलने से पहले हिचकिचाया, लेकिन उसने अपने शब्द कहने का फैसला किया। महारानी डोवगर, मेरी अशिष्टता के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन महामहिम ने हमें आदेश दिया है कि उनके आदेश के बिना किसी को भी अंदर न आने दें। उसने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। वेंजू की भौहें तन गईं। कुछ भी कहने से पहले उसने सोचा, वास्तव में सुबह सुबह अपने बेटे के कमरे में जाना उसके लिए उचित नहीं था। उनके कमरे में इस तरह की घुसपैठ एक भयावह रूप ले सकती है। जियाओली ने वेंजू के चेहरे पर झिझक देखी और उसके हाव भाव बिगड़ गए। इससे पहले कि वेंजू उसे वापस आने के लिए कह पाती, वह फैंगजू की ओर मुड़ी और बोली, हम यहाँ सिर्फ बहन को देखने आए हैं। मैंने सुना है कि वह कल रात बेहोश हो गई थी। माँ को उसकी चिंता थी, इसलिए वह उसे देखने आई थी। मुझे यकीन है बहन माँ को यहाँ देखकर खुश होगी। उसने बड़े ही नेकदिली से कहा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने के लिए खुद ही हैंडल पकड़ लिया। अल्पविराम। कमरे के अंदर झाओ मिंग कमरे के अंदर था जो कोमल चिकन को चूसने जा रहा था और जी चेंग उनके पहले उचित चुंबन की उम्मीद कर रहा था। इससे पहले कि उसके होंठ उसके होंठों को छू पाते, कमरे के बाहर हो रहे शोरगुल ने उसके सपने को तोड़ दिया। वह झुकी हुई थी, लेकिन बाहर हो रहे शोरगुल के कारण उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन गहरी नींद में सोने के कारण वह अपनी आंखें नहीं खोल सकी और फिर से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में सो गई। वह तब अचंभित रह गया जब उसका सिर उसकी गर्दन में आ लगा। उसने सोचा कि इस बार वह बाहर से आ रही तेज आवाज़ों के कारण जाग जाएगी, लेकिन इसके बजाय वह सोने के लिए आरामदायक स्थिति पाने के लिए उसकी गर्दन में और गहराई तक धंसती चली गई। वह अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसों को महसूस कर सकता था जिससे वह कांप रहा था। वह सांस लेने के लिए अपना सिर घुमा लेता है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि बाहर हो रहे शोरगुल के कारण उसका सपना टूट गया है। यदि उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया होता तो यह उसके साथ उसका पहला चुंबन होता। शादी की रात को उसे नशीला पदार्थ दिया गया और फोरप्ले के चरण को छोड़कर वह सीधे ही काम पर लग गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी।
इससे पहले कि वह उसे जगा पाता या फेंगजू को अंदर बुलाकर यह पता लगा पाता कि बाहर क्या हो रहा है, कक्ष का दरवाजा जोर से खुल गया। जियोली के चेहरे पर उस समय सन्नाटा छा गया जब उसने देखा कि जी चेंग झाओमिंग के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी। इतना ही नहीं, वे काफी घनिष्ठ भी लग रहे थे। झाओमिंग जी चेंग के ऊपर लगभग सो ही गया था, वह उसकी बाहों में सिमट रही थी। जब जू भी जियाओली के पीछे पीछे आए और ये दृश्य देखकर रुक गई तो उसे एहसास हुआ कि इस समय उनके कमरे में घुसना ठीक नहीं था। लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब वह पीछे नहीं हट सकती। जी चेंग जो बिस्तर पर लेटा हुआ था दरवाजे की ओर देखने के लिए मुड़ा जहां जियोली और वेंजू खड़े थे। जब वे अचानक कमरे में दाखिल हुए तो उनकी आंखें अंधेरी हो गईं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, झाओमिंग ने धीरे से बुदबुदाया, क्या हो रहा है, और अपना चेहरा उसकी गर्दन पर रगड़ने लगी। उसे बहुत बुरा लगता है जब लोग उसकी नींद में खलल डालते हैं। उसे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है और वह ज्यादा सोना चाहती है क्योंकि शोर इतना तेज होता है कि उसे बचना मुश्किल होता है। जैसे ही दरवाजा खोला गया, शोर सुनकर वह जाग गई। उसने अपना सिर जी चेंग की गर्दन से उठाया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से मिली जो उसे घूर रही थी। वह उसे देखते ही स्तब्ध रह गई। वह स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़े वेंजू और जियोली को देखकर चौंक गई। वह अचानक बिस्तर पर बैठ गई और वेंजू और शियाओली को घूरने लगी। अभी अभी उठी थी तो उसका चेहरा और बाल बिखरे हुए थे। वह उलझन में सबको देख रही थी। क्या हो रहा है और मैं उसके ऊपर क्यों पड़ी थी। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए सोचा, भगवान का शुक्र है। उसने आह भरते हुए कहा कि उसके कपड़े ठीक हैं, लेकिन बाकी दो का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। वह मासूमियत से जी चेंग की ओर देखने लगी जो भी उसके पीछे बैठ गया। उसने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, मानो विवरण पूछ रही हो। जी चेंग ने अपना गला साफ किया और अपनी नजरें उससे हटाकर अपनी माँ और शियाओली पर घुमा लीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी अनुमति के बिना तुम कमरे में कैसे घुस सकते हो? वह जियाओली और वेंजू पर चिल्लाया। जब उन्होंने उसे और झाओमिंग के अस्त व्यस्त रूप को देखा तो उनके चेहरे पर अप्रिय भाव आ गए। जियाओली ने दांत पीसते हुए झाओमिंग को घूरा। अध्याय 195, क्या तुम लोगों का काम पूरा हो गया? वेंजू ने झाओमिंग को घूर कर देखा जब जी चेंग ने उन पर गरजते हुए कहा, मानो वह उसे यह बताना चाह रही हो कि इस सारी गड़बड़ी का कारण वही है। झाओमिंग जो अभी अभी जागी थी, उसने वेंजू की दोषी दृष्टि देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है और वे मुझे पहले से ही मौत की निगाह से देख रहे हैं। उसने आश्चर्य से वेंजू को घूरते हुए कहा। झाओमिंग ने जब वेंजू को घूरा तो उसका खून खौल उठा। उसके पास अपने गुस्से को बयां करने के लिए शब्द नहीं थे। उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए जोर से आह भरी। जी चेंग ने वेंजू और शियाओली की ओर देखा और पूछा, क्या आप वह बात बताएंगे जो इतनी महत्वपूर्ण थी कि आपने मुझसे अनुमति लेने की परवाह नहीं की और इस तरह से अंदर घुस आए? और माँ, तुम्हें अपने बेटे के कमरे में इस तरह घुसने से पहले कम से कम सोच तो लेना चाहिए था। मुझे तुमसे इस तरह के अपरिपक्व व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उसने उसे डांटा क्योंकि वह उसके रवैये से निराश था। उसने शियाओली से कोई उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसने सोचा था कि कम से कम उसकी माँ इतनी समझदार तो है कि ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसकी बातें सुनकर जियाओली के दांत पीस गए। उसके शब्द साफ बता रहे थे कि उसे उससे कोई उम्मीद नहीं थी, यानी जियाओली के लिए ऐसा करना सामान्य बात थी। क्या वह ये कह रहा था कि उसे उसकी परवाह नहीं है कि वह क्या करती है? क्या वह उसकी जिंदगी में इतनी बेकार है? वेंजू जी चेंग के शब्दों का जवाब देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वह जानती थी कि इस तरह से घुसना उसकी गलती थी। उसने सोचा था कि अब तक वे जाग चुके होंगे, तभी उन्होंने कमल मंडप में आने का निर्णय लिया। वह वापस जाना चाहती थी कि तभी फेंगजू ने उसे बताया कि वे अभी भी कमरे में हैं। वह जानती है कि उन्हें परेशान करना उचित नहीं है। यदि जियाओली न होती तो वह इस कारण से अपने बेटे से डांट खाने के लिए अंदर नहीं आती। जियोली ने देखा कि जी चेंग बहुत गुस्से में है और वेंजू का गुस्सा भी कम हो रहा है। वह ऐसा नहीं होने दे सकती। उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और मासूम और कोमल आवाज में बोली, महाराज, कृपया माँ से कुछ न कहें। हम बस बहन के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। मैंने सुना है कि वह कल बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम उनसे मिलने आए थे क्योंकि हमें उनकी चिंता थी। उसने इतनी दृढ़ता से कहा कि एक पल के लिए झाओमिंग को भी विश्वास हो गया कि वह वास्तव में उसकी परवाह करती है। जियोली के चेहरे पर नकली चिंता देखकर झाओमिंग ने जियोली के शब्दों पर हल्के से हंसी उड़ाई, ये लड़की वाकई अद्भुत है। वह अपने नकली अभिनय से कभी नहीं थकती। उसने हल्के से बुदबुदाया और उनकी ओर न देखने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। लेकिन जब वह बोलना समाप्त कर चुकी तो सभी लोग शांत हो गए। उसे इस माहौल से अजीब सा महसूस हुआ। उसने उनकी खामोशी का कारण जानने के लिए ऊपर देखा तो पाया कि सब लोग उसे ही देख रहे थे। यहाँ तक कि जी चेंग भी अविश्वास से उसे देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि हालांकि उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसकी बातें सबने सुनी थीं। वेंशु और शियाओली के गुस्से भरे हाव भाव देखकर वह घबराहट से घबरा गई। मैं तो बर्बाद हो गई। मैं अपनी इस अशुभ जुबान पर काबू क्यों नहीं रख पाती? उसने खुद को डांटते हुए उन्हें अजीब सी मुस्कान दी। जी चेंग ने झाओमिंग की बात तो नहीं सुनी, लेकिन उसने जियाओली की बातें सुनकर उसकी हंसी सुनी। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह से व्यवहार नहीं किया था, लेकिन कुछ दिनों से वह काफ़ी अलग व्यवहार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोमा से जागने के बाद वह एक अलग ही इंसान बन गई हो। जियाओली को झाओमिंग का मजाक उड़ाते हुए सुनकर गुस्सा आ गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बहन, तुम मुझ पर हंस रही हो। बहन, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? हमें तुम्हारी चिंता थी, इसलिए हम तुमसे मिलने आए थे। क्या तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? तुम मुझ पर कभी विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह माना है, लेकिन तुमने हमेशा मुझ पर शक किया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे तुम्हारी परवाह है।
उसने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। किनारे पर खड़े वेंजू झाओमिंग के भावशून्य भाव से निराश हो गए और बोले, जियोली, उससे परेशान मत होइए। वह आपके प्यार और देखभाल के लायक नहीं है। वह अब सिर्फ एक अनाथ है जिसे किसी के प्यार और देखभाल की परवाह नहीं है। पहले तो झाओमिंग को उनके नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने वेंजू के मुंह से अनाथ शब्द सुना तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह झाओमिंग की पारिवारिक कहानी के बारे में नहीं जानती, लेकिन जीमिंग के रूप में वह इस शब्द के प्रति बहुत संवेदनशील थी, क्योंकि उसकी माँ और दादा की मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें वह बहुत महत्व देती थी, और 21वीं सदी में उसका एकमात्र परिवार उसके जैविक पिता थे, जिन्हें वह मृत मानती थी। उसने पहले ही अपने पिता से नाता तोड़ लिया है और उन्हें कभी पिता नहीं माना, इसलिए उसके लिए वह एक अनाथ की तरह थी जो अपनी माँ और दादा की मृत्यु के बाद इस दुनिया में अकेली थी। अपनी माँ के कठोर शब्द सुनकर जी चेंग का चेहरा खराब हो गया। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसे झाओमिंग की तीखी आवाज़ सुनाई दी। क्या आप लोगों का काम हो गया? उसने कुछ नहीं कहा और अपनी छाती के सामने हाथ मोड़ते हुए सहजता से उनसे एक प्रश्न पूछा। वेंजू की बात रुक गई और उसने अविश्वास से झाओमिंग को देखा। इससे पहले किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। जियोली ने भी झाओमिंग की ओर देखा, जिसका चेहरा काला और ठंडा था। उसने झाओमिंग से ऐसा आभास पहले कभी महसूस नहीं किया था। वेंजू के सामने झाओमिंग हमेशा कमज़ोर और विनम्र रहता था, लेकिन उसके रवैये में अचानक परिवर्तन का कारण क्या था? वेंजू ने झाओमिंग को घूरते हुए कहा, तुमने अभी क्या कहा? उसने खतरनाक लहजे में झाओमिंग से पूछा। झाओमिंग की बकवास सुनकर उसका रक्तचाप चरम पर पहुंच गया है। यदि जी चेंग न होती तो वह झाओमिंग को इस तरह से बात करने के परिणाम दिखा देती। झाओमिंग ने सहजता से बिस्तर से नीचे उतरकर अपना पजामा ठीक किया और कहा, मैंने पूछा था, क्या तुम लोगों का काम हो गया? उसने प्रत्येक शब्द जोर से और स्पष्ट रूप से कहा, जबकि वह ठंडे मन से जियाओली और वेंजू की ओर देख रही थी। जी चेंग, जो अभी भी बिस्तर पर बैठा था, झाओमिंग की महारानी से बात करते हुए बेपरवाह लहजे को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। अध्याय 196 नकली आंसू। जियाओली और वेंजू दोनों ही झाओमिंग का ठंडा और घमंडी व्यवहार देखकर अचंभित रह गए। उसने उनसे पहले कभी इस लहजे में बात नहीं की थी। जियाओली ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये डरपोक कब से शेर की तरह दहाड़ने लगी? क्या उसे लगता है कि इस तरह व्यवहार करके वो जी राजवंश की असली महारानी बन सकती है? वो बस एक अनचाही महारानी है जिसे जी चेंग पर थोपा गया है और कुछ नहीं। उसने झाओमिंग की ओर देखा और मासूमियत से कहा, बहन, तुम क्या कर रही हो? तुम माँ से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? मैं जानती हूँ कि आप महारानी हैं, लेकिन वह हमारी माँ हैं। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? वेंजू की ओर से बोलते हुए उसने एक पुत्रवधू बनने का प्रयास किया। झाओमिंग ने जियाओली का नाटक देखकर अपनी आंखें उठाईं। इस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पॉपकॉर्न की याद आ रही हो। अगर उसके पास पॉपकॉर्न होते तो वह आराम से बैठकर यह मेलोड्रामा देखती जिसकी पटकथा जियाओली ने लिखी है। वेंजू को शियाओली के शब्द बहुत पसंद आए और उसने उसकी ओर कोमलता से देखा। बस करो शियाओली, तुम्हें इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो सम्मान के बारे में कुछ नहीं जानते। आखिरकार वह तुम्हारी तरह सम्मानजनक पृष्ठभूमि से नहीं है, तो वो शिष्टाचार और तहजीब कैसे सीख सकती है जब उसने सिर्फ लड़ना और बदतमीजी से पेश आना सीखा है? सिर्फ महारानी का तमगा लेकर कोई महारानी नहीं बन सकती। वेंजू ने झाओमिंग को घूरा और उसका मजाक उड़ाया। जी चेंग अपनी माँ को रोकना चाहता था, लेकिन कुछ भी कहने से पहले उसने झाओमिंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वे क्या कह रहे हैं। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब उसने ये जानने की कोशिश की कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। झाओमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जियोली, तुमने कहा था कि तुम मेरा स्वास्थ्य पूछने आए हो। तुम मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थी ना? उसने उससे शांति से पूछा। झाओमिंग के अचानक सवाल से जियोली घबरा गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि झाओमिंग क्या कहना चाह रहा था। उसने वेंजू की तरफ झिझकते हुए देखा और जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारा हालचाल जानने आई थी क्योंकि मैंने सुना था कि तुम बीमार हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। उसने संदेह से कहा। झाओमिंग ने उसकी ओर देखा और एक चमकदार मुस्कान देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जियाओली ने झाओमिंग को शक से देखा। बस, क्या वह कुछ कहना नहीं चाहती थी? मुझे लगा था कि वह अपनी बात स्पष्ट करेगी, पर बस इतना ही। इससे पहले कि जियाओली कुछ कह पाती, उसने आगे कहा, कल रात जब मैं बेहोश हो गई थी तो हम पूरी रात यहीं रुके थे। उन्होंने मेरी अच्छी देखभाल की है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने खड़ी हो सकती हूँ। मुझे ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा है, उसने शर्माते हुए कहा। जियाओली ने आश्चर्य और गुस्से से अपनी बाहें उठाईं। उसका क्या मतलब है कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता? वह क्या कहना चाह रही है? जियाओली ने मन ही मन सोचा और हतप्रभ जियाओली को देखा। जी चेंग भी उसकी बातों से आश्चर्यचकित थे। वेंजू ने झाओमिंग को संदेह से देखा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? हम इस बारे में बात नहीं कर रहे थे। तुम विषय क्यों बदल रही हो? वेंजू नाराज थी क्योंकि वह विषय बदलने की कोशिश कर रही थी। जी चेंग वहीं खड़ा रहा और अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखता रहा, क्योंकि वह जानता था कि झाओमिंग की बातें उतनी सीधी नहीं थी जितनी लग रही थीं। उसने आंखें मूंद ली और मजाकिया अंदाज में उसे देखा। झाओमिंग ने मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं और वेंजू से पूछा, क्या मैं विषय नहीं बदल रही हूँ? क्या आप यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि आप मेरी सेहत के बारे में जानना चाहते थे? मैं अब ठीक हूँ। कल रात भोज में मैं काफ़ी थक गई थी और मुझे आराम की ज़रूरत थी, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई और अंततः बेहोश हो गई थी, लेकिन रात भर आराम करने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलते हुए उसने जियाओली की ओर देखा। जियोली ने निराशा से झाओमिंग की ओर देखा।
उसे उसके स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं चला, लेकिन वह उसे उसकी असली जगह दिखाना चाहती थी ताकि वह फिर से जी चेंग के पास जाने की हिम्मत न करे। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि चीज़ें उसके अनुसार नहीं चल रही थीं। झाओ मिंग ने शियाओली के घबराए हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको मेरे स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। महामहिम पूरी रात मेरे साथ यहाँ थे। वे अपने कक्ष में वापस नहीं गए क्योंकि वे मेरी देखभाल करने के लिए मेरे साथ रहना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि सब ठीक है, लेकिन उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया और यहीं रहने पर जोर दिया। उसने अपनी सूक्ष्म आंखों से कहा और जी चेंग को प्यार से देखने लगी। जी चेंग उसकी आंखों में सौम्यता देखकर आश्चर्यचकित हो गया। झाओ मिंग की बातें सुनकर जियाओली का खून खौल उठा। झाओ मिंग मन ही मन हंस रही थी क्योंकि उसने जियाओली के तनावग्रस्त और परेशान चेहरे को देखा था। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दूसरों को कैसे परेशान किया जाता है। झाओ मिंग मन ही मन हंसा। वेंजू ने झाओ मिंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह उसे पसंद नहीं करती और नहीं चाहती कि जी चेंग उसके साथ समय बिताए। वह चाहती थी कि जी राजवंश का उत्तराधिकारी शियाओली से पैदा हो ताकि वह शांतिपूर्वक महारानी डोवगर का पद सुरक्षित हाथों में सौंप सके। उसने झुंझलाहट से झाओ मिंग को देखा और बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ पूछा? मुझे परवाह नहीं है कि तुम मरो या नहीं, उसने चिढ़कर कहा। झाओ मिंग मुस्कुराए और बोली, लेकिन माँ, क्या आप दोनों सुबह सुबह इसलिए नहीं आई क्योंकि आपको मेरी सेहत की चिंता थी? आप लोगों ने कमरे में घुसने से पहले दरवाज़ा खटखटाने या अनुमति मांगने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने मासूमियत से कहा, ये सब किस लिए था? अगर मेरी सेहत के लिए नहीं तो तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गईं? उसने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। वेंजू उसकी बातें सुनकर चुप हो गई। उन्होंने वास्तव में बताया था कि वे यहाँ उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने आए थे, लेकिन गलती से उसने झाओ मिंग के प्रति अपनी सच्ची भावनाएं बता दी। झाओ मिंग ने उसे बहाने बनाने का समय नहीं दिया और बोली, माँ, मुझे लगा कि आप यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि आपको अपनी चिंता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको इस बात की भी परवाह नहीं है कि मैं मरूँ या नहीं। उसने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल रो पड़ेगी। उसकी आंखें भर आई थीं और आवाज़ कांप रही थी। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही नकली आंसू बहाना जानते हो? उसने मन ही मन व्यंग्य किया। लेकिन वे गिर क्यों नहीं रहे हैं? ऐश, मैं इतनी देर तक बिना पलके झपकाए उनके चेहरों को देखती रही, बस आंखों में आंसू भरने के लिए, लेकिन वे गिर क्यों नहीं रहे हैं? जब उसकी आंखों में आंसू आ गए तो वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। अध्याय 197, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं और कुछ नहीं। वेंजू तब हैरान रह गई जब झाओ मिंग ने उस पर आरोप लगाने के लिए उसके शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने कभी भी झाओ मिंग से स्थिति को पलटने की उम्मीद नहीं की थी। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तुम क्या कह रही हो? मैं सचमुच तुमसे मिलने आई हूँ। मैं महारानी हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मुझे कहीं भी जाने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि आपके कक्ष में भी नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? बोलते समय उसका स्वर तीखा था। झाओ मिंग ने अपने कानों में झुनझुनी महसूस की जब उसने पास से उसकी ऊंची आवाज़ सुनी। ये कष्टप्रद था। उसने भौहें सिकुड़ते हुए अपने कानों को खुजलाने की इच्छा को नियंत्रित किया। उसने अपने दोनों हाथ भींच लिए और बोली, माँ, अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे इस तरह मरने का श्राप नहीं दे सकती। मैं आपकी बहू हूँ। लोग क्या कहेंगे कि महारानी चाहती हैं कि महारानी मर जाएं? क्या मैं आपकी नज़रों में इतनी बेकार हूँ? उसकी आंखें तेज थीं, लेकिन इतनी कोमल कि उसकी आवाज़ में दर्द महसूस किया जा सकता था। मुझे बहुत दुख है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मुझे लगता है कि मुझे कोमा से नहीं जागना चाहिए था, तब सब ठीक हो जाता। आप भी चाहते थे कि जियाओली महारानी बने। अगर मैं समय पर नहीं जागी होती तो अब जियाओली महारानी होती, उसने वेंजू से कहा। उसकी आंखें उदास थीं। जैसे जैसे वह बोलती जा रही थी उसकी आवाज़ भारी होती जा रही थी। उसके शब्दों के बीच बीच में सिसकारी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मुझे खेद है कि मैंने एक महारानी के रूप में आपको निराश किया। यदि आप चाहें तो मैं जियाओली को महारानी की उपाधि दे सकती हूँ। मुझे इन उपाधियों की परवाह नहीं है। मैं तो बस महामहिम का स्नेह चाहती हूँ। उनके लिए मैं उनकी दासी बनने और महारानी की उपाधि जियाओली को सौंपने के लिए तैयार हूँ। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर जी चेंग का दिल पिघल गया। उसे वह विकल्प याद आया जो उसकी माँ ने उसे झाओ मिंग के आने पर दिया था। उसने उससे पूछा था कि यदि वह उसके जन्मदिन के भोज से पहले नहीं जागती है तो वह जियाओली को महारानी घोषित कर देगी। वह उस समय असहाय था क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि झाओ मिंग कब जागेगी और जागेगी भी या नहीं। इसके अलावा उन्हें हरम के मामलों को जारी रखने के लिए एक महारानी की आवश्यकता होती है क्योंकि महारानी हरम की तत्काल प्रमुख होती हैं। महारानी डोवगर महारानी से ऊपर हैं, लेकिन वह हरम के रोज़मर्रा के कामों में दखल नहीं देती। महारानी डोवगर चाहें तो महारानी से रिपोर्ट और काम का ब्यौरा मांग सकती हैं। वह किसी कर्मचारी को नियुक्त भी कर सकती हैं या उसे हरम की सेवा से हटा भी सकती हैं। वह हरम में शांति बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार थी। महारानी ही हरम के बजट का प्रबंधन करती है। इससे पहले झाओ मिंग हमेशा हरम का प्रबंधन करने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन जियोली और वेंजू उसके काम में हस्तक्षेप करते थे। वेंजू हमेशा वही करती है जो वह चाहती है और जियोली की इच्छाओं को भी पूरा करती है। वेंजू के खुले खर्च के कारण झाओ मिंग को बजट को संतुलित करने के लिए अपना खर्च कम करना पड़ा। झाओ मिंग के लिए वेंजू और शियाओली को संभालना कठिन था, जो कभी उसकी बात नहीं सुनते थे। अल्पविराम। जी चेंग ने झाओ मिंग की ओर देखा और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचो। यह अच्छी बात है कि तुम जाग गई। चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम हमेशा जी राजवंश की महारानी रहोगी। कोई भी तुम्हारा स्थान नहीं छीन सकता, उसने उसे देखते हुए कहा। झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया।
जब शियाओली ने ये शब्द सुने तो उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके लंबे नाखून उसकी हथेलियों में और गहरे धंस गए, जिससे उसे दर्द महसूस हुआ। वह महारानी का पद चाहती थी, लेकिन क्या वह हमेशा महारानी ही रहेंगी? उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। इन शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया और वह अविश्वसनीय रूप से जी चेंग को घूरने लगी। झाओ मिंग ने जी चेंग की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वह मन ही मन उछल रही थी, मानो उसके ये शब्द कहने का इंतजार कर रही हो। वह जानती थी कि जियोली महारानी के रूप में अपना स्थान चाहती थी। अपने सपने को अपनी आंखों के सामने बिखरते देखना सबसे ज्यादा दुखदाई क्या होगा? वाह, ऐसे ही खेलती हो कुतिया। मुझे महारानी बनने की परवाह नहीं, पर जब तक मैं इस दुनिया में हूं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। झाओ मिंग को अब भी लग रहा था कि कुछ कमी रह गई है। उसने जी चेंग की तरफ देखा और कहा, नहीं महाराज, मैं जानती हूं कि मैं महारानी कहलाने लायक नहीं हूं। जियोली नोबेल पृष्ठभूमि से है और उसकी रगों में शाही खून है। वह मेरे जैसे सैनिक की बेटी की तुलना में महारानी बनने के लिए अधिक योग्य है। उसने अपने शब्द बोलते हुए अपने होंठ भींच लिए। उसके बाद उसने आगे कहा, आपको ये पद जियोली को दे देना चाहिए क्योंकि माँ इसे बहुत चाहती हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बस आपको चाहती हूँ और कुछ नहीं। उसने जी चेंग की आंखों में देखते हुए कहा। जी चेंग उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। बहुत समय हो गया था जब उसने उसके ये स्नेह भरे शब्द सुने थे। उसके अंदर भावनाओं का उफान उमड़ रहा था। झाओ मिंग को एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया है। वह इतनी ज्यादा मस्ती में थी कि सामने खड़े भावुक मूर्ख को भूल गई। जी चेंग के भावुक भाव को देखकर उसे थोड़ा अफसोस हुआ। जियोली गुस्से से आग बबूला हो रहा था जब उसने जी चेंग की ओर देखा, जो प्रशंसा भरी नजरों से झाओ मिंग को देख रहा था। उसने दांत पीसते हुए बीच में ही टोकते हुए झाओ मिंग से कहा, बहन कृपया ऐसा मत कहो। मुझे आपकी परवाह है और मैं महारानी के रूप में आपका स्थान लेने की कभी हिम्मत नहीं करूंगी। उसने चिंता जताते हुए कहा। वेंजू ने जियाओली को देखा और कहा, आप क्या कह रहे हैं जियाओली? आपको इस बेवकूफ़ लड़की के नाटक में पड़ने की जरूरत नहीं है। वह बस दिखावा कर रही है। जियाओली ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, महामहिम सही कह रहे हैं। कोई भी बहन सम्राट की जगह नहीं ले सकता। झाओ मिंग ने जियाओली की ओर देखा और सोचा, वह कौन सी नई चाल चल रही है। वह जियाओली की योजना समझ नहीं पा रही थी। ये लड़की इतनी रहस्यमयी थी कि उसे समझ पाना मुश्किल था। अध्याय 198, मुझे भूख नहीं है। जियोली ने झाओ मिंग को देखा और धूर्तता से मुस्कुराया। हालांकि किसी ने उसकी भयानक मुस्कान पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन झाओ मिंग ने उसके चेहरे के भाव में आए बदलाव को नहीं देखा। जियोली ने जी चेंग की ओर देखा और मासूमियत से बोली, महाराज, मुझे इस तरह कमरे में घुसने के लिए खेद है। मैं महारानी के बारे में चिंतित थी, इसलिए मैंने कुछ अक्षम्य काम किया। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। उसने अपना सिर नीचे झुकाते हुए लगन से कहा। झाओ मिंग ने जियोली के शब्दों पर अपनी बाहें उठाईं। विंजू ने शियाओली की ओर देखा, उसके भाव नरम पड़ गए। उसने झाओ मिंग की ओर देखते हुए नाराज स्वर में कहा, जियोली, तुम्हें कोई सजा क्यों मिली? तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम बस उस व्यक्ति के बारे में चिंतित थी जिसने तुम्हारे प्यार और देखभाल की कद्र नहीं की। कुछ लोग प्यार और देखभाल के लायक नहीं होते। आपको किसी भी चीज़ के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उनके कमरे में आए थे, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत हो। अगर किसी को माफ़ी मांगनी है तो वह वही है जिसने जी चेंग को बहकाया था। तुम सम्राट को अपनी देखभाल करने कैसे दे सकती हो? क्या तुम इतनी महत्वपूर्ण हो कि जी राजवंश के सम्राट को तुम्हारी देखभाल करनी पड़े? विंजू ने झाओ मिंग पर आरोप लगाते हुए कहा। झाओ मिंग उसकी बातों से नाराज हो गई। मैंने कभी महामहिम से यहाँ रुकने के लिए नहीं कहा। मैंने उनसे वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन वे नहीं गए। क्या यह मेरी गलती है? उसने पलटकर जवाब दिया, क्योंकि उसका धैर्य जवाब दे रहा था। वह इस बातचीत को और आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखती थी। विंजू और अधिक बोलना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जी चेंग ने अपना चेहरा ठंडा और भावहीन बनाकर बोला, बस, मैं इस मामले में कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुम झाओ मिंग को देखने आए हो तो तुमने उसे देख लिया है और जो माहौल बनाना चाहते थे वो भी बना दिया है। अब कृपया चले जाए। सुबह हो गई है और हमें फ्रेश होने की ज़रूरत है। फैंग जू ने महारानी डोगर और शियाओली को उनके कमरे में वापस भेज दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा और फैंग जू को अंदर बुलाया। फैंग जू अंदर आया और जी चेंग के सामने झुककर प्रणाम किया। उसने वेंजू और शियाओली की तरफ देखा और सम्मानपूर्वक उन्हें बाहर ले गया। वेंजू ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए जब फैंग जू उसे ले जा रहा था। जियाओली की आंखें लाल हो गईं और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने चीज़ को और आगे नहीं खींचा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी चेंग को उनकी बातों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वह झाओ मिंग को प्यार भरी नज़रों से देखता रहा। उसकी आंखों में प्यार और चिंता देखकर उसका खून खौल उठा। इससे पहले उसने कभी उसकी तरफ इस नज़र से नहीं देखा था। लेकिन जब आज और पिछली रात भोज में उसने झाओ मिंग को जिस तरह देखा, उसे देखकर उसके दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। जिस आदमी से तुम हमेशा प्यार करती थी, उसे किसी और को इस तरह देखते हुए देखकर बहुत दुख होता है। जब उसने उससे शादी की तो यह वैवाहिक गठबंधन के कारण था और पहली बार उनकी मुलाकात जंगल में हुई थी जब उसने उसकी जान बचाई थी। वह अपनी नौकरानियों और कुछ पहरेदारों के साथ बाजार जा रही थी कि अचानक कुछ गुंडों ने उसकी नौकरानियों और पहरेदारों पर हमला कर दिया। उसकी गाड़ी लगभग चट्टान से नीचे गिर ही गई थी कि जी चेंग प्रकट हुआ और उसे गिरने से बचा लिया। उसने उसे बचाया और यही वह क्षण था जब जियोली को उससे प्यार हो गया। उसकी गहरी और रहस्यमयी आंखें उसे आकर्षित कर रही थीं। जब वह अपने महल लौटी तो वह उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। बाद में उसे पता चला कि वह जी राजवंश का सम्राट था और गठबंधन के संबंध में उसके पिता से मिलने आया था। उसके पिता ने जी राजवंश के प्रति गठबंधन और वफादारी के तहत उसका विवाह जी चेंग से तय कर दिया। वह उस लड़के से शादी करके खुश थी जिससे उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन
ऐसा लगता है कि उनकी शादी में केवल वही प्यार में थी। वह चिंतित विशु को पीछे छोड़कर अपने कमरे में चली गई और आह भरकर बोली, इस समय वह किसी से बात नहीं करना चाहती। विंजू ने चिंतित होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे अंदर जाने से नहीं रोक सका। वह आह भरते हुए अपने कमरे में चली गई। विंजू और जियोली के कमरे से बाहर जाने के बाद कमरे का तापमान बढ़ गया क्योंकि झाओमिंग ने अपनी नज़र जी चेंग पर घुमा ली। इस सारी गड़बड़ी के बीच वह भूल गई कि वह सुबह कैसे उठी थी। उसे याद आया कि जब वह जागी तो वह लगभग उसके ऊपर लेट गई थी और उसका सिर उसकी गर्दन में दबा हुआ था। ये सोचते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वह जानती है कि सोते समय वह बहुत हिलती थी, इसलिए वह पूरी रात जागना चाहती थी, लेकिन किसी तरह वह सो गई जिसके कारण ये गड़बड़ हो गई। जी चेंग ने भी अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जाओ और फ्रेश हो जाओ और नाश्ता करते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी, उसने आंखों में कोमलता भरते हुए कहा। झाओमिंग रात में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसके सवाल से चौंक गई। उसने सहजता से कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। वह उसके साथ खाना खाने में बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले उसके पेट से जोर से गुर्राहट हुई। यह इतनी तेज थी कि जी चेंग को उसकी सच्ची भावनाएं पता चल गईं। उसने लूशी को अंदर बुलाया और उससे कहा, अपनी मिस को फ्रेश होने में मदद करो और फिर हम दोनों के लिए नाश्ता तैयार करो। हम इसे बगीचे में खाएंगे, और याद रखना कि नाश्ता पौष्टिक और कम मसालेदार हो। वह अभी भारी खाना नहीं खा सकती। उसने लूशी को निर्देश दिया और उसने चुपचाप जी चेंग की ओर सिर हिलाया। वह नहीं जानती कि जियाओली के भाग्य पर हंसे या रोए। लेकिन जरा रुको, मैं दूसरों की चिंता करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे हाथ में पहले से ही इतने सारे मुद्दे हैं, मैं दूसरों की चिंता कैसे कर सकती हूँ। उसने जी चेंग को लूशी से बात करते हुए देखा और सोचा। अध्याय 199 बिल्कुल एक देवी की तरह। तैयार होने के बाद झाओमिंग अपने कक्ष से बाहर चली गई। वह लूशी के पीछे बगीचे में गई जहाँ जी चेंग ने उसे नाश्ते के लिए आने के लिए कहा। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह जिस स्थान पर जा रही है वह उसके कक्ष से काफ़ी दूर है। सुबह सुबह इतना पैदल चलने के बाद वो भी खाली पेट थक गई थी। उसे भूख लगी थी और समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ नाश्ता करने के लिए उसे इतनी दूर क्यों जाना पड़ा। क्या इस भीषण गर्मी में इतनी दूर जाने के बजाय उसके कमरे में खाना खाना अधिक आरामदायक नहीं होगा। उसे गर्मी महसूस हो रही थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन रही थीं। थोड़ी देर बाद लूशी ने आखिरकार रुककर झाओमिंग की ओर देखते हुए कहा, हम पहुंच गए हैं। मैडम, आपको सीधे इसी दिशा में जाना होगा, फिर आप महामहिम के दर्शन करेंगी। झाओमिंग ने आश्चर्य से लूशी को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? तुम मुझे अकेले जाने के लिए क्यों कह रहे हो? लूशी मुस्कुराई और उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और वह मुड़कर चली गई। झाओमिंग को अजीब लगा जब लूशी बिना कुछ कहे चली गई, लेकिन उसने फिर भी वही किया जो उसने उससे करने को कहा था। वह सीधे उस दिशा में चली गई। कुछ देर चलने के बाद वह वहीं रुक गई और आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जगह असली है। ये स्वर्ग की सच्ची परिभाषा थी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके होठों पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। सामने के मनमोहक दृश्य को निहारते हुए उसके पास शब्द नहीं थे। कुछ देर चलने के बाद वह जिस स्थान पर पहुंची वह एक सुंदर स्थान था जो चारों ओर पेड़ों और फूलों से घिरा हुआ था। वह दूर से जी चेंग को देख सकती थी, जो नदी के ऊपर बने एक लकड़ी के मंच पर बैठा था। यह नदी के ऊपर बनाया गया एक लकड़ी का मंच था, जहां से नदी की ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए इस स्थान का मनोरम दृश्य देखा जा सकता था। चबूतरे के ऊपर लकड़ी का एक छज्जा बना हुआ था। ये वाकई अद्भुत था क्योंकि वहां से महल से दूर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। पूरा स्थान सुंदर हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से घिरा हुआ था तथा एक साफ नीली नदी बह रही थी। नीला आकाश पूरे क्षेत्र को ढक रहा था तथा दूर दूर तक पहाड़ों की धुंधली तस्वीर दिखाई दे रही थी। ये सचमुच कलात्मक था और इस जगह की सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस खूबसूरत जगह पर वह जी चेंग को देख सकती है जो नदी के ऊपर प्लेटफॉर्म पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों में चमक रहा था, जिससे वह उज्ज्वल दिख रहा था और उसकी सुंदरता बढ़ रही थी। झाओमिंग के होठों पर एक अनजानी मुस्कान आ गई जब उसके कदम उस ओर बढ़े जहां जी चेंग था। दूसरी ओर जी चेंग उसकी ओर मुड़ा और जब उसने उसे चेहरे पर एक सुंदर लेकिन सूक्ष्म मुस्कान के साथ अपनी ओर आते देखा तो दंग रह गया। अभी उसका जो आभामंडल था वह पहले से अलग था। वह रौबदार तो थी ही, साथ ही थोड़ी बेढंगी भी थी क्योंकि वह अपने लंबे गाउन में थोड़ा सा लड़खड़ा गई थी। वह उसे देखकर हंसा, लेकिन उसने जल्द ही अपना भाव शांत कर लिया और शांत भाव से उसकी ओर बढ़ी। उसने पीले रंग का पेस्टल रंग का साधारण और आरामदायक गाउन पहना हुआ था जो इस चिलचिलाती धूप में उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। उसकी पोशाक साधारण थी, हरम की अन्य महिलाओं के विपरीत जो इस गर्म मौसम के बावजूद भारी आभूषणों के साथ भारी सुनहरे और चांदी के कढ़ाईदार कपड़े पहनती हैं। हालांकि झाओमिंग हमेशा साधारण कपड़े पहनना पसंद करती थी, लेकिन वेंजू के दबाव के कारण उन्हें ऐसे कपड़े पहनने पड़े जिनमें वह सहज नहीं थी, क्योंकि उन्हें एक महारानी की छवि बनाए रखनी थी। लेकिन कोमा से जागने के बाद उसे दूसरों की राय की परवाह नहीं रहती और वह हमेशा वही करती है जो वह चाहती है। यही उसका आकर्षण था जो उसे उसकी ओर और आकर्षित करता था। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म की ओर पहुंची वह खड़ा हो गया। वह मंच पर चढ़ गई और उसके अंत की ओर चली गई जहां जी चेंग उसका इंतजार कर रहा था। पहुंचकर उसने हमेशा की तरह उनका अभिवादन किया। महामहिम को नमस्कार, उसने थोड़ा झुकते हुए कहा और अपना गाउन थोड़ा फैला दिया। वह इस जगह के शिष्टाचार सीख रही थी क्योंकि अगर उसे यहाँ जीवित रहना है तो उसे इस जगह की मूल बातें सीखनी होंगी। वह हमेशा इन बुनियादी बातों को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। उसे एक विदेशी देश में रहने का अनुभव है जिसकी संस्कृति उसके देश से भिन्न थी, इसलिए वह जानती है कि व्यक्ति को क्षेत्र और संस्कृति की इन बुनियादी बातों के अनुकूल होना होगा, अन्यथा उसके बिना हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाएगा।
जी चेंग मुस्कुराया और उसकी ओर सिर हिलाया। उसने उसके सामने अपनी सीट पर बैठते हुए उससे बैठने को कहा। अपने स्थान पर बैठ जाने के बाद वे एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखने लगे। मैं इतनी घबराई हुई क्यों हूँ? क्या ये सिर्फ नाश्ता नहीं है? ये डेट जैसा क्यों लग रहा है? ये सोचकर उसने आंखें घुमाईं। जी चेंग ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में, जो उसके कानों को अच्छी लगी, पूछा, तुम्हें ये जगह पसंद है? उसने आंखों में जिज्ञासा भरकर पूछा। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, अरे, ये तो बहुत सुंदर है। मैंने इससे पहले कभी इतनी सुंदर चीज़ नहीं देखी, लेकिन ये कमल मंडप से काफ़ी दूर है। ये कहते हुए वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह यहाँ आते आते बहुत थक गई थी। ये कमल मंडप से काफ़ी दूर था और वे गाड़ी भी नहीं ले जा सकते थे। उसे खुद पैदल चलना पड़ता है क्योंकि इस सुनसान इलाके में सबको जाने की इजाज़त नहीं है। जब उसकी मधुर हंसी उसके कानों में गूंजी तो उसने उसे घूरा। उसकी नज़रें कोमल और प्रशंसा भरी थीं। वह खुश था कि उसे यह जगह पसंद आए। वह चिंतित था कि सुबह जो कुछ भी हुआ उससे वह उदास हो जाएगी, इसलिए उसने उसे खुश करने के लिए उसके साथ यह आउटडोर नाश्ता तैयार किया। ये जगह उसकी गुप्त जगह थी जहां वह सिर्फ तभी आता था जब वह थका हुआ होता था और उसका मन उदास होता था। इस जगह की खूबसूरती देखकर उसका मन शांत हो जाता था। वह झाओमिंग को इस जगह की सुंदरता दिखाना चाहता था ताकि वह खुश हो सके। अब जब वह उसके पीछे के कलात्मक दृश्य को देखता है तो वह किसी पेंटिंग जैसी लग रही थी। उसके पीछे से प्रकाश आ रहा था जिससे उसके सिर के पीछे एक प्रभामंडल बन रहा था और उसे एक दिव्य अनुभूति हो रही थी। वह बिल्कुल देवी जैसी दिख रही है। अध्याय 200। वह बहुत अच्छा है। मॉल में लीवेई ने ज़ीमिंग को काफ़ी देर तक गले लगाया और आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसे छोड़ा। उसके हाव भाव देखकर उसकी हंसी छूट गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके बाद वे कुछ और दुकानों पर गए क्योंकि वह उसके लिए कुछ और कैजुअल कपड़े खरीदना चाहती थी। वह उत्साह से उसके लिए कपड़े चुनती रही और उसे कई और दुकानों में घसीटा गया। उसने फिर कभी उसके साथ ऐसा मजाक नहीं किया। वह जानता है कि इस बार वह शर्म से रो पड़ेगी। माँ जिनके साथ वह कई दुकानों पर गई लेकिन उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। लेकिन लीवेई के साथ खरीदारी का अनुभव अलग था। सब कुछ अलग और रोमांचक लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा उसकी उन चीज़ों की वजह से था जिन्हें लेकर वह उत्साहित थी या इसलिए क्योंकि वह उसके साथ था। जब ज़ीमिंग खरीदारी करते करते थक गई तो उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई और उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। यह उसके मासिक धर्म का पहला दिन था। अपने पिछले जन्म में झाओमिंग का शरीर फिट था क्योंकि वह सैनिक की बेटी थी, इसलिए वह कुंफू में पारंगत थी और उसे मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा ऐंठन का अनुभव नहीं होता था। लेकिन ज़ीमिंग का शरीर कमज़ोर और कमज़ोर था। उसे अक्सर भयंकर ऐंठन की समस्या भी रहती थी। सुबह उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और खरीदारी करने चली गई। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसकी ऐंठन कितनी गंभीर है। वह पूरे दिन असहज महसूस करती रही लेकिन उसने मदर जिन से कुछ नहीं कहा और ऐंठन का दर्द सहन करती रही। जब लिवेई आई तो वह ठीक महसूस कर रही थी लेकिन इतना घूमने के बाद उसे फिर से पेट के निचले हिस्से और जांघों में दर्द होने लगा। लिवेई अपना फ़ोन देख रहा था और फ़ोन देखते हुए बोला, देर हो रही है, हमें रेस्टोरेंट में कुछ खाना चाहिए। उसके बाद हम रात का शो देखने थिएटर जा सकते हैं। तुम्हें क्या हुआ तुम्हें? वह अपने फ़ोन पर फिल्में देखते हुए उससे बात कर रहा था। वह उससे पूछना चाहता था कि वह कौन सी फिल्म देखना चाहती है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वह अपने पेट के निचले हिस्से को हाथ से पकड़े हुए थी क्योंकि उसे बहुत तेज ऐंठन हो रही थी। लिवेई की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं जब उसने उसका सफ़ेद चेहरा देखा जो पसीने से लथपथ था। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया जो ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ? कहीं बीमार तो नहीं लग रही? ये ठीक नहीं होगा, चलो अस्पताल चलते हैं। जब उसने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो वह चिंतित हो गया। उसने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वह उसे उठाने के लिए झुका लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कुछ नहीं, ये तो बस मासिक धर्म का दर्द है, घबराओ मत, उसने बड़ी मुश्किल से गहरी सांस लेते हुए कहा। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, ओह, लेकिन अगर तुम्हें बहुत बुरी तरह से ऐंठन हो रही है तो हमें फिर भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसने चिंतित होकर पूछा। वह नहीं जानता कि इस तरह की स्थिति में क्या करना चाहिए। इससे पहले उसने कभी उसके मामलों की परवाह नहीं की थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे इतनी बुरी तकलीफ होती है। ज़ीमिंग ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में चिंता देखकर हंसी। अया, ज़्यादा प्रतिक्रिया मत करो, ये लड़की, मेरा मतलब है कि मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, इसलिए ये सामान्य है। मुझे पहले शौचालय जाने दो। उसके बाद वह शौचालय में गई जो दालान के कोने पर था। लिवेई महिलाओं के शौचालय के प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर ज़ीमिंग के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उसे चिंता थी कि कहीं उसे उसकी ज़रूरत न पड़ जाए, इसलिए वह शौचालय के पास खड़ा हो गया। हालांकि वहां खड़े होने में उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद ज़ीमिंग अपना काम निपटाकर बाहर आए। वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। जब वह शौचालय से बाहर आई तो उसने लिवेई को वहां खड़ा देखा और वह बहुत प्रभावित हुई क्योंकि वह अपनी शक्तिशाली और असाधारण छवि को नज़रअंदाज करते हुए वहां उसका इंतजार कर रहा था। वह उसके पास गई और बोली, चलो कुछ खा लेते हैं। लिवेई ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, चलो पहले घर चलते हैं, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, हम वहीं खाना खाएंगे। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उसने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है, उसने मुंह बनाते हुए कहा। वह उसके साथ डिनर करना चाहती थी क्योंकि वह जानती है कि उसने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था, इसलिए वह उसे बिगाड़ना नहीं चाहती। उसने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सचमुच ठीक हो? तुम मेरी योजना खराब न करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही हो? उसने चिंतित होकर पूछा। उसने उसकी ओर आंखें घुमाईं। यह आदमी इतना चिंतित और मधुर कैसे हो गया?
जब भी वह बोलता है मेरा दिल धड़क उठता है। उसके गाल उसके प्यार भरे और चिंतित शब्दों से लाल हो गए। वह उसके साथ खुश थी। उसने अपना सिर हिलाते हुए उसकी बाह में हाथ डाला। चलो, मुझे भूख लगी है। वे उस रेस्टोरेंट में गए जहां लिवेई ने उनके लिए पहले से ही एक टेबल बुक कर रखी थी। रेस्टोरेंट मॉल में ही था। वे रेस्तरां में दाखिल हुए और वेटर उन्हें उनकी मेज तक ले गया। उन्होंने सज्जनतापूर्वक उसके लिए एक कुर्सी खींची और उसे बैठने का इशारा किया। जीमिंग अपनी कुर्सी पर बैठते हुए हल्के से हंसी। वह भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने उसे मेन्यू दिया और पूछा, क्या खाना है। उसने मेन्यू देखा और कुछ भी समझ नहीं पाई क्योंकि सब कुछ फ्रेंच में था। अपने सामने अजीब शब्द देखकर उसकी भौहें तंग गईं। लिवेई के शोध के अनुसार वह फ्रेंच, जापानी, जर्मन, इतालवी, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषाएं जानती है। लेकिन वह असली जीमिंग थी जो इन भाषाओं को जानती थी, और वह झाओमिंग थी जो उसके शरीर में थी। उसके पास अपनी यादें तो हैं, लेकिन भाषा ऐसी नहीं है जो वह किसी की यादों से सीख सके। उसने खुद कभी ये यादें नहीं सीखी, इसलिए यह उसके लिए अजीब और कठिन था। उसने अपने होठों को भींचा और मेनू उसे वापस देते हुए कहा, आप मेरे लिए ऑर्डर करें। आप जो भी ऑर्डर करेंगे मैं खाऊंगी, उसने कहा और एक चमकदार मुस्कान के साथ उसकी ओर प्यार से देखा। वह हंसा और बोला, सच में? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करूं? उसने आश्चर्य से पूछा। उसने उसकी ओर लापरवाही से सिर हिलाया। मैं कुछ भी कैसे ऑर्डर कर सकता हूं जब मुझे ये भी नहीं पता कि वहां क्या लिखा है। वह हंसा और दोनों को धाराप्रवाह फ्रेंच भाषा में ऑर्डर दिया। जीमिंग की तरह वह भी कई भाषाओं में पारंगत था, इसलिए उसने आसानी से अपना ऑर्डर दे दिया। जब उसने फ्रेंच भाषा में ऑर्डर दिया तो जीमिंग आश्चर्य से उसे देखती रही। वह बहुत अच्छा है। उस पल उसका मन ताली बजाने का कर रहा था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा क्योंकि वह इस समय अपनी असली भावनाएं जाहिर नहीं कर सकती थी। जीमिंग ने गहरी सांस ली। इस लड़की को इतनी अजीब भाषाएं क्यों सीखनी पड़ रही हैं? अपने हुनर को बरकरार रखना मुश्किल है। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।